हेलो एवरीवन, दिस इज़ हैप्पी। और आज की मूवी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द थिंग, जो कि 2011 में आई थी। हाँ, मालूम है कि आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन इस आवाज़ की वजह से मैंने बहुत दिन तक वीडियो डिले कर दी। सो आई एम रियली वेरी सॉरी। सह लो, इसी आवाज़ को सह लो प्लीज़। तो ये कहानी है एक जियोलॉजिस्ट की टीम की, जिन्होंने एंटार्क्टिका के बर्फ़ में बहुत बड़ी खोज कर ली, और फिर इसी खोज ने धीरे धीरे करके टीम के सभी लोगों को मार दिया। कहानी की शुरुआत एक पैलियोंटोलॉजिस्ट को दिखाते हुए होती है, जिसका नाम केट है। पैलियोंटोलॉजिस्ट बोले तो वो इंसान जो सालों पुरानी जानवरों की लाशों की स्टडी करता है। केट अपने काम में बहुत माहिर है। उसने कई सारी डेड बॉडीज को सही सलामत निकाला है, जो सालों से मिट्टी या फिर मोटे से मोटे बर्फ के अंदर जमी हुई थी। एडम, जो कि केट का काफी अच्छा दोस्त है, उसे सैंडर हेल्वर्सन नाम के एक आदमी से मिलवाता है, जो एक जियोलॉजिस्ट है। दरअसल सैंडर का कलीग, जिसका नाम एडवर्ड है, कुछ नॉर्वेजियन जियोलॉजिस्ट्स के साथ कई दिनों से एंटार्क्टिका के बर्फ में किसी चीज की तलाश में था, और 48 घंटे पहले उन्हें कोई रिमार्केबल चीज मिली है। उस चीज के बारे में सैंडर केट को ज्यादा कुछ नहीं बताता। वो बस इतना कहता है कि वो एक स्ट्रक्चर है, और उसे बर्फ से बाहर निकालकर उसकी स्टडी करने के लिए वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, और उसे अभी के अभी जवाब चाहिए था कि केट उनके साथ आएगी या फिर नहीं। सैंडर को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर केट उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। अगली सुबह केट, एडम, सैंडर और उन तीनों के अलावा कार्टर, जेमिसन और ग्रीक्स एक हेलीकॉप्टर से एंटार्क्टिका के लिए निकल जाते हैं। बेस पर पहुंचने के बाद इन्हें साइट पर ले जाया जाता है, जहां हम एडवर्ड और उसके अलावा जूलियट और कार्ल से मिलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन्होंने एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप को ढूंढ निकाला है, जो कि पिछले करीब 1 लाख साल से बर्फ के नीचे फंसी हुई है, और साथ ही इन्हें एक एलियन क्रिएचर की बॉडी भी मिली है, जो यहाँ से कुछ दूरी पे बर्फ में बुरी तरह से जमी हुई है। अब ऑफ कोर्स वो एलियन क्रिएचर की बॉडी भी 1 लाख साल पुरानी है। ये लिटरली इन सब के लिए एक बहुत ही बड़ी खोज थी। आज की रात ये पूरी टीम प्लान बनाती है कि किस तरह से वो उस क्रिएचर की बॉडी को सही सलामत बेस पर लाएंगे। इस टीम के कुछ मेंबर से तो आपने मिल लिया, और बाकी के मेंबर्स हैं पीटर, ओलिव, कॉलिन, जोनस, हेनरिक, लार्स और लार्स का कुत्ता। भाई, इस लार्स के कुत्ते को याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है एंडिंग में। लार्स एक वफादार आदमी है, पर इसे इंग्लिश समझ में नहीं आती, इसीलिए हर कोई इससे बात नहीं कर सकता। यहाँ सैंडर एडम से सभी रेडियो कनेक्शंस को बंद करने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये खबर बाहर फैले। अगली सुबह ये लोग एक बहुत ही बड़ी बर्फ की सिल्ली काट कर बेस पर लाते हैं, जिसमें उस क्रिएचर की बॉडी है, और उसका मेजरमेंट लेने लगते हैं। सैंडर केट से कहता है कि इस बॉडी को बाहर निकालने से पहले उसे इसका एक टिश्यू सैंपल चाहिए। हालांकि केट ऐसा करने से मना कर देती है, पर फिर भी सैंडर कार्ल से ड्रिलिंग मशीन के जरिए बर्फ में ड्रिल करके उस क्रिएचर का टिश्यू सैंपल ले लेता है। अब शाम तक इस सैंपल के टेस्ट करने के बाद सैंडर सबको जमा करता है और कहता है कि आज के बाद ये पूरी की पूरी दुनिया हमें याद रखेगी, क्योंकि जिस चीज की खोज हमने की है वो सचमुच बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। ये सारे के सारे खुश होकर नाचने गाने लगते हैं। इसी बीच हमें जेमिसन को दिखाया जाता है। वो चुपचाप उस कमरे में जाकर जहाँ उस क्रिएचर की बॉडी रखी है उसे देखने लगता है, और थोड़ी देर तक देखने के बाद जब वो वापस जाने लगता है कि बूम, वो क्रिएचर बर्फ की सिल्ली से बाहर निकलता है और छत को तोड़ता हुआ वहां से भाग जाता है। जी हाँ, ये क्रिएचर पिछले 1 लाख सालों से जिंदा था। जब ये बात सबको पता चलती है तो सभी के सभी आधी सर्द रात में उस क्रिएचर को बाहर निकलकर ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर हमें वो पिंजरा दिखाया जाता है जिसमें लार्स ने अपने कुत्ते को बंद किया था, पर अब इसमें खून ही खून था, जिसका मतलब है कि उस क्रिएचर ने लार्स के कुत्ते को मार दिया। पर ब्रो, अब भी तुम्हें लार्स के कुत्ते को याद रखने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ ओलिव और हेनरिक उस क्रिएचर को ढूंढ रहे थे, और उन्हें वो क्रिएचर मिल भी जाता है, पर यहाँ वो क्रिएचर हेनरिक को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे मारने लगता है। हालांकि बाकी के लोग उस क्रिएचर को एक फ्लेम थ्रोवर गन से जलाकर मार देते हैं, पर वो हेनरिक को नहीं बचा पाते। इस इंसिडेंट के बाद ओलिव की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए यहाँ पर यह डिसाइड किया जाता है कि कल सुबह सूरज उगते ही ओलिव को पास के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाएंगे। हालांकि सैंडर इसके खिलाफ था, क्योंकि अगर ओलिव यहाँ से गया तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि उन्होंने एक एलियन को ढूंढ निकाला है। पर कोई भी सैंडर के ऑर्डर को सुनने के मूड में नहीं था। अब सैंडर और केट उस क्रिएचर की जली हुई लाश को चेक कर रहे थे। उस क्रिएचर ने हेनरिक की बॉडी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था, और उसके टिश्यू बिल्कुल नए जैसे लग रहे थे। यहाँ उस क्रिएचर के पेट में केट को एक एल्यूमिनियम की प्लेट मिलती है। दरअसल ये प्लेट हेनरिक के हाथ में लगी हुई थी, क्योंकि उसका हाथ टूट चुका था। पर केट यहाँ पर ये समझ नहीं पाती कि अगर उस क्रिएचर ने हेनरिक को पूरा एब्जॉर्ब कर ही लिया है तो फिर ये प्लेट बाहर क्या कर रहा है। केट हेनरिक के टिश्यू की जांच करती है, और यहाँ पर वो देखती है कि उस क्रिएचर का सेल अब भी जिंदा है, और वो सेल हेनरिक के सेल्स को कॉपी कर रहे थे। अब अगली सुबह कार्टर, जेमिसन और ग्रीक्स ओलिव को उनके हेलीकॉप्टर में लेकर मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए टेक ऑफ करते हैं। वहीं केट को दिखाया जाता है जो फ्रेश हो रही थी। यहाँ पर बाथरूम में उसे मेटल के कुछ दांत मिलते हैं, और साथ ही बाथटब में काफी सारा खून भी मिलता है। वो दौड़कर बाहर जाती है और कार्टर को इशारा करके हेलीकॉप्टर लैंड करने को कहती है। लकीली कार्टर उसका इशारा देख भी लेता है और हेलीकॉप्टर लैंड करने लगता है। पर तभी ग्रीक्स, जो उस हेलीकॉप्टर में बैठा था, अचानक से उसका शरीर फटता है
है और वो उस क्रिएचर में तब्दील हो जाता है जो रात को मर गया था और ओलफ पर हमला कर देता है। इस वजह से हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ता है और वो दूर पहाड़ों में क्रैश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड मैप पर उस जगह का लोकेशन ढूंढता है जहां वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और कॉलिन और लार्स के साथ वहां जाने को निकलने लगता है। तभी केट वहां पर आती है और एडवर्ड को जाने से मना करती है। यहाँ पर वो सबको उस क्रिएचर की असलियत बताती है। दरअसल ये क्रिएचर एक वायरस की तरह है। ये सबसे पहले अपने शिकार को ढूंढता है और फिर उस पर हमला करके उसके अंदर छुप जाता है और टाइम आने पर बाहर आता है और दूसरे पर हमला करता है। ये क्रिएचर सिर्फ इंसानों या फिर जानवरों की बॉडी की कॉपी कर सकता है, ना कि मेटल्स की। इसलिए वो जिसके शरीर में होता है उसके शरीर में अगर कोई मेटल हो जैसे कि कोई प्लेट या फिर नकली दांत, उसे शरीर से बाहर फेंक देता है। केट सबको ग्रिग्स का दांत दिखाती है और कहती है कि कुछ देर पहले उसने बाथटब में काफी सारा खून देखा था, पर जब वो उसे दोबारा चेक करने के लिए गई तो किसी ने उसे साफ कर दिया था, जिसका मतलब है कि वो क्रिएचर अब भी किसी के अंदर छुपा हुआ है। पर एडवर्ड और सैंडर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वो लोग उस हेलीकॉप्टर के क्रैशिंग पॉइंट पर जाने लगते हैं। केट उन्हें नहीं जाने दे सकती थी क्योंकि उसे डर था कि उनमें से किसी के अंदर वो क्रिएचर हो सकता है। जूलियट केट से कहती है कि उसने कॉलिन को बाथरूम से निकलते हुए देखा था और उसके हाथ में एक साफ करने वाला कपड़ा भी था। केट को कॉलिन पर शक होने लगता है क्योंकि कॉलिन भी एडवर्ड और के साथ जाने वाला है। जूलियट केट को एक कमरे में ले जाती है जहां पर गाड़ियों की चाबी रखी हुई थी, जिससे वो लोग उस क्रैशिंग पॉइंट पर जाने वाले हैं। केट वो चाबियां ढूंढने लगती है और तभी जूलियट धीरे धीरे उस क्रिएचर में टर्न हो जाती है और उस पर हमला कर देती है। हालांकि केट यहाँ से भागती है, पर कार्ल उस क्रिएचर के चंगुल में फंस जाता है और वो क्रिएचर उसे मारकर एब्जॉर्ब करने लगता है। इतने में लार्स उस फ्लेम थ्रोअर गन से उस क्रिएचर को जला देता है। ये लोग उस क्रिएचर की बॉडी को और कार्ल की लाश को बाहर बर्फ में ले जाकर जला देते हैं और अब कहीं न कहीं सबको केट की बातों पर भरोसा हो चुका था। ये लोग यहाँ से वापस जाने की सोचते हैं, पर केट इन्हें बताती है कि वो क्रिएचर अब भी इनमें से किसी के अंदर है और अगर ये लोग यहाँ से जाएंगे तो ये चीज पूरी दुनिया में फैल जाएगी, इसीलिए इसे यहीं पर खत्म करना होगा। सैंडर और एडम सबसे उनका ब्लड सैंपल ले लेते हैं और टेस्ट करने के लिए चले जाते हैं कि कौन इन्फेक्टेड है। वहीं केट और लार्स वहाँ के सभी गाड़ियों के वायर्स काट कर डिसेबल कर देते हैं ताकि कोई यहाँ से जा ना पाए। जब ये लोग बेस के अंदर जाने लगते हैं कि तभी इन्हें दो लोग दिखाई पड़ते हैं जो एक दूसरे को सहारा देते हुए बेस की तरफ बढ़ रहे थे। ये दोनों कार्टर और जेमिसन होते हैं। दरअसल ये दोनों क्रैश से बचकर जैसे तैसे यहाँ पहुंच चुके थे, पर इन्हें देखते ही पीटर इन पर वो फ्लेम गन तान देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो क्रिएचर अब इनके अंदर है। केट पीटर को समझाती है कि उन्हें ब्लड टेस्ट का रिजल्ट आने तक वेट करना होगा। यहाँ ये जेमिसन और कार्टर का भी ब्लड सैंपल ले लेते हैं और उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। पर थोड़ी देर बाद जब एडम और सैंडर कुछ देर के लिए लैब से बाहर गए थे, इतने में किसी ने पूरे लैब में आग लगा दी और यहाँ सभी के ब्लड टेस्ट का रिजल्ट जल गया था। अब क्योंकि सारे रिजल्ट्स बर्बाद हो चुके हैं, किसी को नहीं पता चलेगा कि वो क्रिएचर किसके अंदर है। तभी केट को एक आइडिया आता है। वो सबको रेक रूम में ले जाकर बारी बारी से सबके दांत चेक करती है क्योंकि जिसके भी दांतों में गैप होता है वो नकली मेटल का दांत लगवाता है और आपको तो पता ही है कि वो क्रिएचर जिसके भी शरीर में होता है उसके अंदर के सभी मेटल्स को वो बाहर निकाल देता है। इस टेस्ट में लार्स, पीटर, केट और जोनास पास हो जाते हैं। उनके दांत में वो गैप मेटल से भरा हुआ था, पर एडम, कॉलिन, सैंडर और एडवर्ड के दांत बिल्कुल साफ थे। उनके दांतों में किसी भी तरह का गैप नहीं था, इसीलिए उनका टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था। केट उन सबको एक जगह पर खड़ा कर देती है और लार्स और पीटर इन पर गन तान देते हैं। यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जब केट एडवर्ड को चेक करने गई थी, उसने केट को चेक करने नहीं दिया, बल्कि खुद ब खुद एडम और के साथ जाकर खड़ा हो गया। केट लार्स और जोनास को कार्टर और जेमिसन को लेकर आने को कहती है ताकि उनका भी टेस्ट लिया जा सके। ये दोनों उस कमरे में जाते हैं जहाँ इन्होंने उन दोनों को कैद करके रखा था, पर यहाँ से ये दोनों भाग चुके थे। जोनास लार्स से वापस रेक रूम में चलने को कहता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और उन दोनों को ढूंढने के लिए बर्फ में चला जाता है। जब लार्स एक दूसरे कमरे में घुसने लगता है कि तभी कोई आदमी उसे अंदर से खींच लेता है। जोनास ये देखकर डर जाता है और वापस रेक रूम की तरफ भागता है। इधर सैंडर और एडवर्ड पीटर को उनकी भाषा में केट के खिलाफ भड़का रहे थे क्योंकि पीटर उन सब पर गन तान के खड़ा था। तभी वहाँ पर जोनास आता है और उन सबको बताता है कि लार्स को उस क्रिएचर ने मार दिया। तभी इन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। ये समझ जाते हैं कि वो क्रिएचर अंदर घुस चुका है, पर असल में ये कार्टर और जेमिसन होते हैं। पीटर उन पर वो फ्लेम गन तान देता है क्योंकि इन्हें लगता है कि उन दोनों ने ही लार्स को मारा है और वो क्रिएचर हैं। ऊपर से एडवर्ड भी पीटर को अपनी नॉर्वेजियन भाषा में उन दोनों को जला देने को भड़का रहा था। इससे पहले कि पीटर उन दोनों को जलाता, जेमिसन उसे शूट कर देता है और पीटर वहीं पर मर जाता है। पर उस गोली की वजह से जो जेमिसन ने पीटर पे चलाई, पीटर के फ्लेम थ्रोअर गन की टंकी लीक होने लगती है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में पीटर की पूरी बॉडी जलकर भस्म हो जाती है और साथ ही एडवर्ड बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है क्योंकि वो पीटर के काफी ज्यादा पास खड़ा था।
ये लोग एडवर्ड को उठाकर रेक रूम में ले जाते हैं, पर तभी अचानक से एडवर्ड का हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और वो उस क्रिएचर में टर्न हो जाता है और सब पर हमला कर देता है। इस हमले में एडम, जेमिसन और जोनास बुरी तरह से मारे जाते हैं। वो क्रिएचर उस फ्लेम गन को देखकर जो कार्टर के पास थी, एडम को अपने शरीर में जोड़ लेता है और वहां से भाग जाता है। वहीं सैंडर और कॉलिन भी छुप चुके थे। कार्टर और केट जेमिसन और जोनास की बॉडी जलाकर उस फ्लेम गन के साथ उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं। उधर सैंडर एक कमरे में छुपा हुआ था, तभी वो क्रिएचर वहां आता है और सैंडर को मार देता है। सैंडर को मारने के बाद अब वो क्रिएचर कार्टर पर हमला करता है, पर तभी वहां पर केट आ जाती है और उस फ्लेम गन से उस क्रिएचर को जलाकर राख कर देती है। तभी इनकी नजर सैंडर पर पड़ती है। वो एक गाड़ी में वहां से निकल जाता है। इन दोनों को पता था कि सैंडर इंसान नहीं है, उसके अंदर वो क्रिएचर है। कार्टर कहता है कि जाने दो, वो ठंड में सरवाइव नहीं कर सकता, पर केट को डर था कि अगर वो सरवाइव कर गया और यहाँ से निकल गया तो पूरी इंसानी प्रजाति खतरे में आ जाएगी। ये दोनों जैसे तैसे एक गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और सैंडर का पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें सैंडर की गाड़ी उस साइट के पास मिलती है जहां पर वो स्पेसशिप है और उस स्पेसशिप का दरवाजा खुला रहता है। ये दोनों शिप के अंदर जाने लगते हैं, पर तभी वो शिप स्टार्ट होने लगती है और ये दोनों शिप के अंदर गिर जाते हैं और अलग हो जाते हैं। ये शिप अंदर से काफी डरावनी थी। केट सैंडर को इधर उधर ढूंढती है कि तभी पीछे से सैंडर, जो कि उस क्रिएचर में टर्न हो चुका था, केट पर हमला कर देता है। यहाँ थोड़ी देर के हाथापाई के बाद केट एक ग्रेनेड को उस क्रिएचर के मुंह में डाल देती है। तभी कार्टर भी वहां पर आ जाता है और ये दोनों वहां से भाग जाते हैं और इसी के साथ एक तगड़े धमाके में उस क्रिएचर के साथ साथ पूरी की पूरी स्पेसशिप तबाह हो जाती है। शिप से बाहर निकलने के बाद केट की नजर कार्टर के ईयर पर पड़ती है। दरअसल शिप के अंदर जाने से पहले कार्टर के लेफ्ट ईयर में एक ईयर रिंग थी, जो कि अब नहीं थी। केट समझ जाती है कि वो क्रिएचर कार्टर के अंदर छुपा हुआ है, इसीलिए ना चाहते हुए भी केट कार्टर को जलाकर मार देती है। और यहाँ पर हमें केट के फेस के एक्सप्रेशन से मालूम पड़ता है कि वो भी अब यहाँ से नहीं जाएगी, वो भी खुद को मार लेगी। अब एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इस बेस पर उतरता है, जिसमें से एक आदमी निकलकर यहाँ जिंदा लोगों की जांच करने लगता है। और तभी लार्स उस कमरे से निकलता है जिस कमरे में रात में उसे किसी ने खींच लिया था। लार्स अब तक जिंदा होता है और पूरी की पूरी रात उसने उस कमरे में गुजारी होती है। यहाँ पर हमें कॉलिन को दिखाया जाता है, जो कल रात को सैंडर के साथ भाग चुका था और छुप चुका था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कल रात को ही कॉलिन एक शीशे के टुकड़े से अपने गर्दन को काटकर मर चुका है। लार्स उस कमरे से बाहर निकलता है और उस आदमी को गन पॉइंट पर लेकर उसके दांत चेक करता है। उस आदमी के दांत में अब तक मेटल थी, जिसका मतलब था कि वो आदमी जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लेकर आया है वो क्रिएचर नहीं है। कि तभी लार्स की नजर उसके कुत्ते पर पड़ती है जिसे उस क्रिएचर ने मार दिया था, पर यहाँ पर वो कुत्ता जिंदा होता है, जिसका मतलब है कि वो क्रिएचर उस कुत्ते के अंदर है। वो कुत्ता उस बेस से भाग रहा होता है और लार्स उस पर गन पॉइंट करके उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये कुत्ता यहाँ एंटार्क्टिका के बर्फ से बाहर निकल गया तो पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, और अगर लार्स उसे मारने में कामयाब हो जाता है तो वो पूरी की पूरी दुनिया को बचा सकता है। वेल, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।